बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन, जैसे कि रोरमन के जानीला और मालूम है कि हर हफ्ता हम रोरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रोरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मकिल किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे के आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों के लिए लाभदायक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मुर्गियों को रानीखेत और गंबोरो जैसी बीमारियों से बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। खेतों में मेड़ निर्माण आसानी से करता है बॉन्ड फार्मर। सूखे, अतिवृष्टि, प्रतिकूल मौसम या अन्य प्राकृतिक कारणों से कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार के नुकसान की भरपाई करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत किसान अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसान भाइयों, आने वाले खरीफ में फसलों की अच्छी पैदावार के लिए अभी अपने खाली पड़े खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। खरीफ फसलों की बुआई से पहले गर्मियों में ही खेत की गहरी जुताई कर कुछ दिन छोड़ देने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है। ग्रीष्मकालीन जुताई के और भी फायदे हैं, जैसे अनावश्यक खरपतवार नहीं उगते, हानिकारक कीटों का नाश होता है इत्यादि, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में लत्तेदार सब्जियों जैसे नेनुआ और झींगी की फसल लगा सकते हैं। झारखंड के परिवेश में नेनुआ और झींगी की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान नेनुआ की स्वर्ण प्रभा और झींगी की स्वर्ण उपहार नामक उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रभेद अच्छी उपज देने के साथ ही चूर्ण लासिता रोग प्रतिरोधक भी होते हैं। लत्तेदार सब्जियों में नेनुआ और झींगी हमारे प्रदेश में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। जो कृषक नेनुआ झींगी लगाना चाहते हैं वे नेनुआ की स्वर्ण प्रभा और झींगी की स्वर्ण उपहार नामक प्रभेद लगा सकते हैं। इनके 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 80 से 120 क्विंटल तक नेनुआ या झींगी की उपज पाई जा सकती है। वर्तमान समय यानी गर्मी में मुर्गी पालकों को काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय मुर्गियों में रानीखेत एवं गंबोरो जैसी बीमारियों के लगने की संभावना रहती है। इन बीमारियों से मुर्गी की रक्षा के लिए एक तो टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है, साथ ही संतुलित दाना मिश्रण देना उचित होता है। कुछ फसलों को लगाने के लिए खेतों में मेड़ बनाना आवश्यक होता है। मेड़ बनाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान बॉन्ड फार्मर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण को बॉन्ड फार्मर कहते हैं। खेतों में आसानी से मेड़ निर्माण करने के लिए इस उपकरण का निर्माण किया गया है। इस उपकरण द्वारा एक समान मोटाई के मेड़ बहुत ही कम समय में तैयार किए जाते हैं। बॉन्ड फार्मर को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रौरेमन आज तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। तो जानकारी जब मिलक, तकनीक कर बारे में मिलक और उपकरण कर बारे में भी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के, तो विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरेमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरेमन के पर फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है ये बहुत सुंदर है। सुंदर जानकारी तो हम सभी लाइन के देवी है, लेकिन आज की जो जानकारी है कि समन्वित कृषि प्रणाली कर अंतर्गत लाह उत्पादन
भाई तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत किसान भाई बहन मन समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत काम करे ना, है ना। ओकर में मुर्गा मुर्गी, गाय बकरी, मछली पालन, बकत पालन, खेती बाड़ी, फूल फुलवारी सब किस्म कर होवेला, है ना। और इकर साथ साथ लाह उत्पादन भी करत हैं, है ना। अगर इकर बारे में रौरमन के विशेष खास जानकारी चाहिए तो चलू पिक्चर कर माध्यम से रौरमन के इकर जानकारी दिवाती। समन्वित कृषि प्रणाली आज के समय की जरूरत भी है और मांग भी। इसमें किसान भाई लाह की खेती भी कर सकते हैं और उससे अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि बदलते वक्त के साथ यह प्रणाली किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। सबसे पहले तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि समन्वित कृषि प्रणाली के तहत अगर लाह के उत्पादन की बात की जाए तो ये प्रणाली है क्या? किसान भाई नमस्कार। समन्वित कृषि प्रणाली जो है ये एक छोटे भूभाग पे आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकते हैं। जैसे ये त्रिस्तरीय हमारे ज़मीन जो है लगभग 6 सेंटीमीटर की गहराई तक हमारा उत्पादन कर सकता है। तो हम हर एक ज़मीन के हर एक इंच पे हम कैसे खेती कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप लाख की खेती करते हैं तो शिमलता जो है वो ज़मीन के ऊपर आप लाख की खेती कर सकते हैं। और ज़मीन के फर्श पे जो है आप खीरा ककड़ी इस तरह का आप उत्पाद कर सकते हैं। उसमें जो सिंचाई देंगे तो ये खीरा ककड़ी जो है कम से कम जल को संजो के रखता है। अगर आपको कम भी पानी है तो कम पानी में भी आप फसल ले सकते हैं। दूसरा है आप जैसे किसी भी तरह का ओल आलू इस तरह का लगाते हैं तो ये ज़मीन के अंदर होता है। तो हम एक छोटे से भूभाग पे हम कई स्तर पर खेती करते हैं और समन्वित हम अपने ज़रूरत के हिसाब से खेती करते हैं। तो ये समन्वित कृषि प्रणाली है। क्योंकि हमारे जो झारखंड या और भी है अधिकांश जगहों पे खेती जो है ये मौसम आधारित खेती होती है। बहुत कम जगह पे सिंचाई की व्यवस्था होती है और मौसम में कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी कुहासा। तो इस तरह अगर हम एक फसल लेके चलते हैं और वो किसी कारण से हमारा फसल बर्बाद हो जाता है तो किसानों को आमदनी नहीं होती। और अगर समेकित कृषि प्रणाली अपनाते हैं तो कम से कम एक फसल बर्बाद हो तो दूसरे फसल से आमदनी होती है और किसान की जीविका अच्छी चलती है। समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत लाह उत्पादन के जरिए वैसे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं जिनके पास खेतों की कमी है। इसके लिए लेकिन कई खास बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप लाह की खेती करते हैं तो सेमिया लता को जमीन के ऊपर खेती कर सकते हैं। वहीं खीरा और ककड़ी को जमीन के फर्श पर उगा सकते हैं। इस खेती को करने के लिए किसानों को अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इस खेती में पानी की मात्रा बहुत ही कम लगती है। लाह के जो विशेष जो पोषक वृक्ष हैं वो हैं कुसुम, बेर एंड पलास। और ये किसानों के खेत में छिटपुट मात्रा में होती है, कहीं एक जगह पर एकत्र नहीं होती है। दूसरी बात है कि अगर आप इन पौधों पर अगर लाह की खेती आप करना चाहते हैं व्यापक मात्रा में तो कम से कम इसमें 10 से 20 साल आपको लगेंगे पौधे को तैयार होने में। तो हमारी संस्था जो है एक छोटे से पौधे को पर लाह की खेती किया है, वो है सेमिलता। अगर सेमिलता पे आप लाह की खेती करेंगे तो एक तो ये दलहन प्रजाति के पौधे हैं और ये ज़मीन के अंदर जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इस साल जुलाई में लगाते हैं तो अगले साल से आप उस पर लाह की खेती कर सकते हैं। नाम मात्र की पानी ही इसमें लगता है। इसका फायदा ये भी है कि अगर किसी कारणवश एक फसल अच्छी नहीं हो पाती है तो दूसरी फसल उसकी कमी पूरी कर देती है और अगर संयोगवश दोनों ही फसलों की उपज अच्छी हो जाए तो फिर दोगुना आमदनी तय है। सबसे पहले तो आपको इसके बीज की व्यवस्था करनी होगी और अप्रैल मई महीने में आपको नर्सरी बना लेना होगा और आपको ये देखना होगा कि हमारे एक निश्चित भूभाग में कितने पौधे की ज़रूरत है और नर्सरी जो बनाएं कम से कम उससे 20-25% ज़्यादा पौधों को लगाएं क्योंकि हो सकता है कि कुछ पौधे हमारे जर्मिनेट ना करें और पौधे तैयार ना हो पाएँ। दूसरी बात है कि आपकी खेती के लिए आप सबसे पहले आप गर्मी में उसकी जुताई कर लें। इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होंगे वो गर्मी मर जाएंगे, जो खरपतवार के बीज होंगे वो मर जाएंगे। तो आपके जो अगले फसल होंगे जुलाई महीने में उसमें आपके जो फसल होंगे उस पर खरपतवार का प्रकोप कम होगा, कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। तो ये आपको गर्मी के मौसम में करना। उसके बाद आपको कंपोस्ट का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। और बरसात से पहले या एक छोटी हल्की सी बरसात हो उसके बाद आप
अच्छी तरह से 2-3 बार जुताई करके उसको प्लैंकिंग कर दें। उसके बाद आपको गड्ढा बनाना है। सेमीलता लगाने के लिए आपको गड्ढा बनाना है। गड्ढा बनाने के लिए आपको कम से कम 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है और पौधों से पौधों की दूरी हमको 1 मीटर रखना है और 2 कतारों के बीच हम 70 सेंटीमीटर हम दूरी रख सकते हैं। क्योंकि अब किसान भाई सब्जी के साथ इसको सेमीलता करना चाहते हैं तो हम 2 कतारों के बीच जो दूरी है कम से कम 2.5 मीटर रखते हैं ताकि बीच में हमारा पावर टिलर चल सके और उस बीच वाले जगह पे हम सब्जी किसी भी तरह का जो मार्केट में जिस तरह का डिमांड हो, बैगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, जिस तरह का फसल हो लगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप जैसे खीरा, ककड़ी आप पौधों के बीच में आप लगा सकते हैं और जब आप सब्जी को सिंचाई देते हैं तो वो सिंचाई जो है हमारे सेमीलता पौधों को भी पहुंचता है। हाँ, सेमीलता के लिए आपको अलग से सिंचाई की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, बल्कि हम सब्जी को जो सिंचाई करते हैं उसी से हमारा ये होता है। जहां तक लाह के बेहतर उत्पादन की बात है तो कुसुम, बेर और पलास पर लाह का उत्पादन झारखंड में किया जाता है, लेकिन सेमिया लता पर लाह उत्पादन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि कम समय में इस पर लाह का उत्पादन किया जा सकता है। कृषि जानकार बता रहे हैं कि कैसे लाह की खेती की जाए और कौन सी सही विधि है जिससे ज्यादा लाभ हो सके। क्योंकि यहाँ की मिट्टी अम्लीय होती है इसलिए आप चूना का प्रयोग करें और थोड़ी सी मात्रा में आप DAP और पोटास का मिला के मिट्टी मिला के गड्ढे को भर दें और जुलाई महीने में आप हर एक पौधे को लगा दें और 2 कतारों के बीच की दूरी है उसमें आप सब्जी लगा लें। सेमीलता अगर इस साल जुलाई में लगाते हैं तो अगले साल जुलाई में वो तैयार हो जाता है लाह के लिए और प्रथम साल चूँकि उसमें एक ही टहनी होती है, हाँ ब्रांच होते हैं, इसलिए हम उसमें थोड़ी सी मात्रा में लाह लगाते हैं। अच्छा, तो एक ही टहनी में वो तैयार हो जाए। हाँ। तो एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितने वर्ष तक ये मतलब उत्पादन होता रहेगा? साधारणतः ये 10 से 15 साल तक, क्योंकि एक बार आप जैसे इस साल जुलाई में लगाए, अगले साल जुलाई में वो तैयार हो गया पौधा, उस जुलाई में आप लाह की खेती करेंगे तो जनवरी फरवरी में उसकी टहनी आप काट लेंगे तो उस टहनी से कम अगले जुलाई तक आपको 4 से 5 टहनी और हो सकता है कि ज़्यादा भी 8 टहनी तक भी निकले, नए टहनी निकले। तो अगर आप इस तरह और समय समय पर आप गोबर की खाद ये सब देते रहते हैं तो 10 से 15 साल तक आप उस पर समन्वित कृषि प्रणाली कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, चूँकि आपने बताया था कि बेर के पौधे में भी लाह का उत्पादन किया जा सकता है, तो क्या उस खेत में जहाँ सेमिया लता लगाते हैं तो क्या बेर वगैरह का भी पौधा लगाया जा सकता है? किसान भाई, अगर आप सब्जी भी लगाना चाहते हैं और कुछ फलदार बेर भी लगाना चाहते हैं या और भी फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं जैसे अमरूद वगैरह, तो आपको 2 कतारों के बीच दूरी थोड़ी सी बढ़ानी होगी ताकि हमारे जो फलदार वृक्ष होंगे उसका छाया हमारे सेमिलता पर या हमारे सब्जियों पर ना पड़े। और हमारे इस संस्थान ने जो फ्रूट वेराइटी होती है जिसपे फल लगते हैं उसकी कई ऐसी वेराइटी है जिसकी अनुशंसा की है, जैसे बगवादी है, मेहरावाली है, कजरी गोला है। ये सब वेराइटी जो फ्रूट देता है इसको भी आप खेतों में लगा सकते हैं और आप कम से कम 5 से 6 वर्षों के बाद उस पर आप फल भी ले सकते हैं और जब चाहे फल लें और जब चाहे आप लाभ भी ले सकते हैं। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसरा जानकारी की ओर। देखो किसान भाई बहन, रउरे मन तो खेती बाड़ी करीला है ने और वैज्ञानिक तरीका से भी करीला, ओकर भी रउरे में फायदा होवेला, लेकिन रउरे मन के आपन पारंपरिक तरीका से जो खेती होवेला, धान कर खेती जो छिड़काव विधि से है नी, धान कर खेती जो करीला छिड़काव विधि से ओकर में भी बढ़िया मतलब फसल होवेला। तो धान कर छिड़काव विधि जो है ओकर बारे में अगर खास विशेष कोनो जानकारी चाहिए तो चलू हमरे संग चलू, हमरे का जो विशेषज्ञ हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। किसान भाइयों, आज हम आ पहुँचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में। हमारे साथ डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि छिड़काव विधि से धान की खेती कैसे की जाती है। किसान भाइयों, अब आपका धान की खेती का मौसम आप पहुंचा है। इस वर्ष मौसम भी जैसा कि मौसम विभाग द्वारा इन्फॉर्म किया गया है, 1 सप्ताह पहले इस वर्ष मानसून आ रही है। हमारे यहाँ केरल में ये 26 मई को इंटर कर जाएगा।
तो इसलिए आपको जो है सो तैयारी अब ज़रा जल्दी पूरा करना होगा धान की खेती के लिए। धान की खेती आप दो तरीके से करते हो, छिड़काव विधि से और रोपा विधि से। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे छिड़काव विधि से कैसे धान की खेती की जाए। किसान भाइयों, इसके लिए आप जो सामान्य रूप से धान का जो जितना बीज व्यवहार में लाते हैं उसका करीब 1.25 गुना आपको बीज का ज़्यादा बीज आपको प्रयोग करना पड़ेगा। प्रति हेक्टेयर आपको ऐसे जो हम लोग 40 किलो बीज व्यवहार करते हैं, इसके बदला में ये आपको 1.25 गुना कर दीजिएगा तो करीब 50 किलो बीज हो जाता है, जो कि करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको किसान भाइयों बीज की अब पहले तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, तो बीज को पहले फुलाइए नमक युक्त घोल में, ताकि जो खखरी टाइप का हो गया, जो नहीं जन्मने वाले हैं बीज, वो बीज ऊपर छहिल जाएंगे और उनको हटा दीजिएगा। और तब बाकी धान को आप अंकुरित होने 24 घंटे के बाद तब इनको आप खेतों में छिड़काव विधि से बोइए। इसके लिए आप डॉक्टर साहब, हमारे झारखंड के जो खेत हैं, हाँ, वो आप देखे होंगे छोटे छोटे खेत हैं, हाँ, तो किस तरह का धान लगाया जाए कि कोई कम जगह में अधिक धान उपजे? हाँ, इसके लिए हमारी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ऑलरेडी अनुशंसित कई किस्में हैं, जिसमें कि बिरसा विकास धान 109, 110, 111 भी है। इसके सिवाय में देखिए धान में एक कीड़ा लगता है जिसको साढ़ा कीड़ा बोलते हैं, जिसमें कि वो पत्ती जैसे बीच वाला पत्ती प्याज के समान हो जाता है, आप सभी जानते हैं। तो उसके लिए कुछ कीट रोधी किस्में भी ऑलरेडी उपलब्ध हैं, जैसे कि ललाट है या ये IR36 है, या तो इन आप वेराइटी को यूज करेंगे तो आपका स्वाभाविक है कि ये उपज ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और ये आप ध्यान रखिए किसान भाइयों की कहीं भी बाहर का बीज, बाहर के किस्म को लाकर आप उगाने का कोशिश न करें, क्योंकि हर किस्म का एक एरिया होता है। तो आपके एरिया के हिसाब से जो अनुशंसित किस्में जिसका कि मैं उल्लेख कर चुका हूँ, उनका आप उपयोग कीजिए 50 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से। डॉक्टर साहब, झारखंड में जो पठारी क्षेत्र है जी, तो आपने देखा होगा पानी आती है फिर ढल जाती है, हाँ, तो किस तरह का धान लगाया जाए कि कम पानी में अधिक उपजे, कम वर्षा में समय में भी अधिक? इसीलिए तो मैं इन धानों का नाम लिया कि ये किस्म अब लगाएं। इसके सिवाय में किसान भाई जो है सो वो धान की खेत की जब तैयारी करे तो तैयारी बढ़िया से नमी युक्त ज़मीन करके उसको जुताई करे, बढ़िया से पट्टा दे के, ताकि धान मट्टी जो है एकदम भुरभुरा हो जाए और उस पर वो छिड़काव करें। और छिड़काव करने से के पहले किसान भाई आपका जो बीज है उसको कुछ दवाइयों से आप उपचारित कर लिया करें। जैसे कि उपचार करने के लिए आप कार्बेंडाजिम नाम की दवा से प्रति किलो बीज के दर से 2 ग्राम दवा उपयोग लगेगा। और इसे आप उपचारित करेंगे तो भविष्य में जो देखते हैं कि जब दाना बनता है धान में तो उसमें एक रोग आ जाता है कि काला हो जाता है पूरा सब बाल, तो वो उस रोग से आपको बचाव होगा। इसके लिए आपको अभी से ही करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप बो लेते हैं तो बोने के बाद जब 10-12 दिन का बिछड़ा आपके खेत में जब पौधा हो जाए तो उसके बाद में आपको उसी समय आपको जो है सो ये के हाइड्रोक्लोराइड नाम की दवा को प्रति हेक्टेयर 1 किलो से 1.5 किलो दवा आपको अपने खेतों में छिड़क देना चाहिए, ताकि जो साढ़ा कीट है या और भी कुछ और कीट हैं धान के, कई किसान जिनके की रोकथाम इससे आपको हो जाता है। एक कीड़ा और जो बचेगा वो पत्ती का रस चूसने वाला, उसके लिए जब पत्ती का रस चूसने के कीड़े आए तो उस समय आप अपने खेतों में इमिडाक्लोपिड नाम की दवा का 1.5 से 2 लीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करके आप बचाव कर सकते हैं। लेकिन तो धान का खेती अगर जो भी किसान भाई करना चाहता है, हाँ, तो खेत की तैयारी उर्वरक की क्या व्यवस्था है? हाँ, उर्वरक खेत की तैयारी के लिए तो वो भुरभुरा करके पाटा दे करके और तब वो बीज डाल करके उसके एक बार और पाटा डाल दें ताकि मिट्टी के साथ वो बीज मिल जाते हैं। इनके अलावे में किसान भाइयों जो खाद जो होगा, खाद में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 40-20-20 किलो प्रति हेक्टेयर के रेशियो से आप जो खाद अपना है तैयार करके इसके लिए आप यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट पोटास का 40-20-20 के हिसाब से तीनों NPK हो जाए उस तरह का मिश्रण बना करके और प्रति हेक्टेयर आप अपने खेतों में डालें। इसके लिए डालने के लिए किसान भाइयों जो आपका सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास है उसको तो बोआई के पहले आप डाल दें, लेकिन जो यूरिया की मात्रा है उसको आप आधा मात्रा इस समय डालें
उसके बाद आधा जो बच गया उसका आधा का आधा माने 1/4 जैसे 30 से 35 दिन पर डालें और फिर अगला करीब 45 दिन के बाद में रेस्ट जो बचा हुआ है उसको आप अपने खेतों में डालें। इस तरह से आप खेत में खाद की मात्रा इस तरह से डालिएगा तो आपका उपज ज़्यादा होगा। तो बताओ ये दुयो जानकारी पाए कर में कैसे लगल? बेस जानकारी है नहीं तो इसने से जानकारी तो रोरमन के हम लाइन के देवी ला और इहो कहिला कि देखो किसान भाई बहन मन, अगर इसन कोई जानकारी रौठीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। लिख ले ली। अब एगो खास जानकारी देवे के है कि बहुत किसान भाई बहन मन कहें ना कि देखो भाई ये फलना दिन का जो कार्यक्रम है वो के हम देखे नहीं पारली और उसका जानकारी हमको मिलबे नहीं करलक। तो देखो किसान भाई बहन मन एक में परेशानी कर बात न खे रौरे मन अपन मोबाइल के यूट्यूब में ट्विटर में और फेसबुक में जाए के देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरे मन इजाज़त दो वकील यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार। जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।